हेलो फ्रेंड्स। आज हम शिक्षण अधिगम का अपना नेक्स्ट टॉपिक शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे। जानेंगे कि शिक्षण सूत्र क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और यह किस तरह शिक्षण के कार्य में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम शिक्षण सूत्र का अर्थ देखेंगे। शिक्षण कब प्रारंभ करें, कैसे करें, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित करें, शिक्षण सामग्री का प्रयोग कब और कैसे करें आदि कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों व शिक्षण शास्त्रियों ने अपने अनुभवों व विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें शिक्षण सूत्र कहा जाता है। देखिए, अगर आसान शब्दों में समझें तो शिक्षण सूत्र एक तरीके से नियम होते हैं, पढ़ाने के नियम। हर चीज़ का अपना अपना नियम होता है। जैसे कि जो खेल हम लोग खेलते हैं उनके भी अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह शिक्षण का या पढ़ाने का भी कुछ नियम होते हैं, इन्हें हम शिक्षण सूत्र के नाम से जानते हैं। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। मतलब शिक्षण सूत्रों को शिक्षण प्रक्रिया में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जब टीचर किसी शिक्षण कार्य कर रहा होता है तो इन विधियों को विशेषता ध्यान में रखता है, ताकि वो अपनी टीचिंग को काफ़ी इफेक्टिव बना सके। क्योंकि जब टीचिंग इफेक्टिव होगी तभी बच्चा अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ठीक है। अब हम टीरेमेंट के अनुसार शिक्षण सूत्र की परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। कहने का मतलब है कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो टीचर को रास्ता दिखाते हैं कि उन्हें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, किस तरह से पढ़ाना है, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हम देख लेते हैं। सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र शिक्षक को सुचारू रूप से शिक्षण में सहायता करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मतलब ये जो सूत्र बनाए गए हैं, जो भी नियम है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं। जो पहले के टीचर्स थे उनका जो एक्सपीरियंस था पढ़ाने का, उसके आधार पर ये सूत्रों को बनाया गया है। और इन सूत्रों के माध्यम से जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी आसान हो जाती है। पढ़ाना काफ़ी आसान हो जाता है छात्रों को, ठीक है, कि कैसे छात्रों को पढ़ाना है, क्या चीज़ें पढ़ानी है, किस समय किस सूत्र का प्रयोग करना है। ये सारा का सारा जो एक्सपीरियंस होता है ना, उससे आता है ये चीज़। अब हम कुछ सूत्र देख लेते हैं जो प्रमुख शिक्षण के सूत्र हैं। इसमें है सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क की ओर और अनुभव से युक्ति संगत की ओर। अब हम पहले शिक्षण सूत्र की बात करेंगे, जो है सरल से कठिन की ओर। इस सूत्र से तात्पर्य है कि छात्रों को पहले सरल तथा बाद में कठिन बातों की जानकारी दी जाए, जिससे विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। यह सूत्र बाल विकास पर निर्भर है, क्योंकि जैसे जैसे छात्र का मानसिक विकास होता जाता है वैसे वैसे वह कठिन विषय वस्तु को समझता जाता है। जैसे हासिल वाले जोड़ घटाव सिखाने से पूर्व छात्रों को गिनती पर साधारण जोड़ घटाव सिखाते हैं। कहने का मतलब है, यह सूत्र हमें यह बताता है कि पहले बच्चों को सरल चीज़ें सिखानी चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए जो आसान हो और बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद धीरे धीरे उसके लेवल को बढ़ाना चाहिए और उसे धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो पहले आपको गिनती सिखाई गई, ठीक है। उसके बाद साधारण जो बिना हासिल वाले जोड़ घटाने थे वो सिखाए गए। फिर धीरे धीरे आपको हासिल वाले जोड़ और घटाने सिखाए गए, है ना। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाया गया ना। अब ऐसा तो था नहीं कि आपको पहले गिनती सिखा दी गई, आपको गिनती आ गई, उसका टीचर ने कहा कि चलो अब साइन थीटा कॉस थीटा करते हैं। ऐसा नहीं था ना। तो धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाना है बच्चों का, मतलब सरल से कठिन की ओर जाना है। इस सूत्र का यूज़ हम लोग इसलिए भी करते हैं कि अगर आप सरल नहीं पढ़ाएंगे, उसके लेवल का नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चा भाग जाएगा। वो या ऊब जाएगा या बैठा रहेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा अगर उसके लेवल का आप नहीं पढ़ाएंगे उसे। तो अब हम दूसरा सूत्र देखते हैं, जिसे कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अर्थात छात्रों को पहले वह जानकारी दी जाए जो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित है, जिसे वे पहले से जानते हैं या उन्हें ज्ञात है। उसके बाद नई जानकारी देनी चाहिए जिसे वे नहीं जानते। जैसे बच्चों को पहाड़ा सिखाने से पहले उसे गिनती का ज्ञान होना चाहिए। अगर बच्चों को गिनती नहीं आती तो वो पहाड़ा नहीं सीख सकते। या आप भाषा शिक्षण का ज्ञान करा रहे हैं, उन्हें बड़माला का ज्ञान करा रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि का से क्या बनता है और का से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, खा से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। जैसे खरगोश है, खटमल है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं। सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो क्या है कि अगर आप किसी बच्चे को गेंद खिला रहे हैं, ठीक है,
तो आप पहले ये देखेंगे उसे बल्ला पकड़ना आता है कि नहीं आता है। अगर उसे बल्ला पकड़ना आता है तभी तो आप उसे गेंद फेंकेंगे। अगर उसे बल्ला ही पकड़ना नहीं आता तो पहले आप उसे बल्ला पकड़ना सिखाएंगे ना। तो यही चीज़ है। अब हम तीसरे सूत्र की तरफ चलेंगे, जो है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान करा देना चाहिए जिन्हें देखा जा सकता है। उसके बाद हम उन वस्तुओं का ज्ञान देंगे जिन्हें देखा नहीं जा सकता या हम उसे दिखा नहीं सकते। इसका तात्पर्य यह है, पहले वर्तमान बातों को बताना चाहिए बच्चों को, उसके बाद भूत या भविष्य की बातें करनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के लिए वास्तविक जो बातें होती हैं वो रुचिकर होती हैं। इन्हीं के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली शिक्षा को सरल बनाया जाता है। जैसे सामाजिक विषय में ग्लोब, मॉडल, चार्ट, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से संसार के विविध भागों के बारे में बताना। जैसे आपने बच्चों को बताया कि जो एशिया महाद्वीप है वो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो बच्चों को अगर आप ऐसे बताएंगे तो शायद बच्चों को नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ग्लोब के माध्यम से उन्हें दिखाएंगे कि ये एशिया महाद्वीप है और ये सबसे बड़ा है जितने भी महाद्वीप हैं साथ, तो बच्चों को चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। या मान लिया आप पेड़ के भागों के बारे में आप बता रहे हैं बच्चों को, तो सबसे पहले आप उनकी पत्तियों के बारे में बताएंगे, ठीक है, उसके तने के बारे में बताएंगे, डालियों के बारे में बताएंगे, फूल, पत्ती, फल के बारे में बताएंगे, और सबसे लास्ट में आप जड़ों के बारे में बताएंगे। या जो पत्तियों में पाई जाने वाली जो रंध्र होते हैं उनके बारे में आप लास्ट में बताएंगे, क्योंकि वो बच्चों ने नहीं देखे, और जो भाग बच्चों ने देखे हैं तो उनके बारे में बच्चे जल्दी समझ लेंगे। तो यही होता है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। ये सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। इस सूत्र का आधार गेस्टोल्टवाद है। गेस्टोल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णता को देखना, ठीक है, जिसमें हम पूरी चीज़ को देखते हैं, ना कि उसके भागों को। इसके अनुसार छात्रों को किसी तथ्य या विषय के संपूर्ण ज्ञान कराने के बाद उसके अंश की जानकारी देना अधिक उपयुक्त है। अर्थात पहले पूरे विषय के बारे में बताएंगे हम, उसके बाद उसके छोटे छोटे भागों के बारे में बताएंगे। जैसे मान लो आप भूगोल के टीचर हैं, ठीक है, और आप भारत का नक्शा दिखा रहे हैं, उसमें राज्यों के बारे में आपको बताना है, तो पहले सबसे पहले तो आप भारत का नक्शा दिखाएंगे कि ये भारत का नक्शा है। उसके बाद आप उसके राज्यों के बारे में बताएंगे कि ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, उसके बारे में बताएंगे ना। तो पहले पूरे मैप को बता रहे हैं आप, उसके बाद उसके भागों को बता रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से भाग हैं भारत के अंदर। जैसे क्या कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान देना है, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं आप, तो पहले आप पूरा कंप्यूटर एक साथ दिखाएंगे बच्चों को। उसके बाद उसके भागों के बारे में बताएंगे कि ये देखो बच्चों, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, ये माउस है, ये प्रिंटर है। ऐसे करते हैं ना, तो यही चीज़ होती है। पहले आप पूर्ण का ज्ञान देते हैं, उसके बाद आप उनके अंशों का ज्ञान देते हैं। अब हम अपना अगला सूत्र देखेंगे, जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को पहले स्थूल का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। हम जो कुछ देखते हैं, स्पर्श करते हैं या अनुभव करते हैं, वो सब स्थूल है। इसी स्थूल को हम आधार बनाकर शिक्षक को धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर बढ़ना चाहिए, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर। मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो सिद्धांत है, इसे मूर्त से अमूर्त की ओर भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि जो टीचर होते हैं वो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे तुम्हारे पास 2 टॉफ़ियाँ थी, आपने एक टॉफ़ी खा ली तो आपके पास कितनी बची, ठीक है। या मान लिया आपके दोस्त के पास 5 आम थे, आपने 2 आम खा लिए तो उसके पास कितने आम बचे, ऐसे एग्जाम्पल देते ना। तो यही एग्जाम्पल जो है वो स्थूल से सूक्ष्म का ज्ञान कराते हैं। जैसे गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ का प्रयोग करना। भूगोल में जब आप नदी या पहाड़ या पर्वत के बारे में पढ़ाते हैं तो पहले आप उस जगह का भ्रमण कराते हैं बच्चों को, ताकि वो बातें जो है ना, वो चीज़ें उनके दिमाग में फिट हो जाएं कि ऐसी नदी होती है, पर्वत ऐसा होता है, ठीक है। फिर क्या है, हिंदी में अगर आप अक्षर का ज्ञान करा रहे हैं तो आप आ से अनार बताने के लिए उसे अनार दिखाएं कि ऐसा अनार होता है, तो वो चीज़ें उसके दिमाग में फिट हो जाती हैं, ठीक है। जो चित्र से आप दिखाते हैं, उसे स्थूल के रूप में आप जब चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप उन चित्रों को या स्थूल को हटा भी लेते हैं तब भी उनके दिमाग में वो चीज़ बनी रहती कि अनार ऐसा दिखता है यहाँ से, ठीक है, नदी ऐसे बहती है, नदी ऐसी होती है, पर्वत ऐसे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ उनके दिमाग में फिट हो जाती है। अब हम अगला सूत्र देखेंगे, जो है अनिश्चित से निश्चित की ओर। इस सूत्र के अनुसार प्रारंभ में छात्रों को किसी घटना, तथ्य का स्पष्ट एवं निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव, परिपक्वता के अभाव व कल्पना के कारण उसके मन में कुछ विचार बना लिए जाते हैं जो अस्पष्ट, अनिश्चित व कई बार गलत भी होते हैं। शिक्षक को बालक के इसी अनिश्चित ज्ञान को शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु बनाकर उसका विस्तार बताते हुए धीरे धीरे उसे निश्चित रूप देना चाहिए। जैसे किसी देश, प्रदेश, प्रमुख स्थल व वहाँ की विशेषताओं से संबंधित छात्रों के अस्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र, चित्र, मॉडल, चार्ट के माध्यम से निश्चित एवं स्पष्ट कर सकता है। अब इसे हम सरल शब्दों में देख लेते हैं। जैसे क्या है कि आपके घर में मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, आपके घर में 2-3 लोग आए हुए हैं। आप बच्चे से पूछते हैं कि घर में कौन आया था, कितने लोग आए थे, तो बोलेगा बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है।
क्योंकि उसे नहीं पता कि कितने लोग आए थे, वो गिन नहीं सकता, उसे गिनती नहीं आती। या आप उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने खिलौने हैं, मान लिया उसके पास 3 खिलौने हैं, लेकिन वो बोलेगा बहुत सारे खिलौने हैं मेरे पास। लेकिन जब उसे गिनती सीख जाता है बच्चा, तब आप उससे पूछेंगे कितने खिलौने थे तुम्हारे पास, तो बोलेगा 3 खिलौने थे। ठीक है, यहाँ पे उसका ज्ञान निश्चित हो जाता है। पूछेंगे कितने लोग आए थे, तो बोलेगा 2 लोग आए थे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे उसका जो ज्ञान था, अनिश्चित ज्ञान था, वो निश्चित हो जाता है, उसे गिनती आ जाती है। तो यही था अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब हम अगला सूत्र देखते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, पर उन्हीं की सहायता से सिद्धांत व नियम स्पष्ट करने चाहिए। छात्रों को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विज्ञान, गणित तथा व्याकरण शिक्षण में यह सूत्र विशेष उपयोगी हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जितने भी उदाहरण होते हैं ये हमेशा विशिष्ट होते हैं, और जो डेफिनेशन होती है किसी भी चीज़ की, वो हमेशा सामान्य में आती है। जैसे आप बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि बच्चों को एक से अधिक उदाहरण देने हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी परिभाषा बतानी है और उसके नियम के बारे में बताना है। वैसे ही गणित में पहले आपको उदाहरण बताने हैं बच्चों को, उसका सूत्र बताने हैं, उसका प्रयोग करना सिखाना है कि कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें कि उदाहरण सदैव विशिष्ट होते हैं और नियम सामान्य, यही मैंने आपको बताया था। और याद रखना कि इस सूत्र में आगमन विधि लगती है। ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य शिक्षण सूत्र आगमन विधि पर आधारित है, ये चीज़ याद रखने वाली है। अब जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे आप संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप बच्चों से क्या कहेंगे कि आप नाम लीजिए, जिन भी चीज़ों के आपको नाम पता है आप नाम बताइए। ठीक है, मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के नाम लीजिए जो भी आपको याद है। तो कोई बोलेगा राम, सीता, गीता, ठीक है, तुझके बाबरी, ताजमहल, ऐसे करके कई नाम बताएंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे आपने जितने भी नाम लिए हैं ये सारी की सारी संज्ञा है। मतलब वो कोई भी वस्तु जिसका कोई ना कोई नाम हो वो संज्ञा कहलाती है। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। और आपने जो नाम के उदाहरण लिए वो क्या हो गए, वो उदाहरण सारे हो गए विशिष्ट, और जो डेफिनेशन आपने बताई वो आ गई सामान्य में। नेक्स्ट सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। किसी समस्या के ऐसे टुकड़े करना कि उनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए, विश्लेषण कहलाता है। और खंडों में प्राप्त ज्ञान को जोड़कर समझाना संश्लेषण कहलाता है। विश्लेषण में पहले संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, फिर उसके भागों का। एग्जाम्पल देखते हैं। छात्रों को उत्तर प्रदेश के जिलों की जानकारी देनी है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर उसके जिलों की स्थिति व विशेषता की जानकारी कराई जाए। तत्पश्चात अंत में सभी को पुनः सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश की जानकारी दी जाए। अब हम सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप सभी ने सीआईडी जरूर देखा होगा। तो सीआईडी में ये लोग क्या करते हैं कि पहले इन्हें छोटी छोटी कड़ियाँ मिलती हैं, उनको सॉल्व करते जाते हैं और धीरे धीरे करते करते ये पूरे केस को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी वस्तु के पहले भागों का अध्ययन करें, उसके बाद पूरी वस्तु का अध्ययन करें, तो ये चीज़ आपकी संश्लेषण कहलाती है। विश्लेषण में क्या होता है, पहले हम पूरी वस्तु का अध्ययन करते हैं, उसके बाद उसके भागों का अध्ययन करते हैं। विश्लेषण का एग्जाम्पल देखते हैं। विश्लेषण में क्या होता है, जैसे कि कोई टीचर है, आपको पहले पूरा पेड़ दिखाता है, ठीक है, वृक्ष दिखाएगा आपको पूरा, उसके बारे में पढ़ाएगा कि वृक्ष में ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर उनके भागों का अध्ययन कराता है, फिर आपको अलग से पत्तियों के बारे में बताएगा, फिर उसके फूल के बारे में बताएगा, उसकी जड़ों के बारे में बताएगा। तो ये जो चीज़ होती है ये विश्लेषण कहलाती है। ठीक है, तो आपको संश्लेषण और विश्लेषण दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम अगला सूत्र देखते हैं, वो है मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। इसके अनुसार बालक की शिक्षा को उसकी रुचियों, योग्यताओं आदि को ध्यान में रखकर प्रदान करना चाहिए तथा जैसे जैसे इनका विकास होता जाए वैसे वैसे उसे तर्क की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात क्रमबद्धता की ओर ले जाना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। इतिहास में मुगलकालीन स्थापत्य कला की जानकारी देनी है तो मनोवैज्ञानिक विधि के अनुसार छात्रों को पहले स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के चित्र दिखाकर उनके बारे में चर्चा करें, जिससे पाठ में रुचि आ जाए। उसके बाद तार्किक ढंग से विशेषताओं को बताना चाहिए। आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि आपको स्थापत्य कला के बारे में बच्चों को बताना है तो पहले उनमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। आपको 2-3 बिल्डिंगें दिखानी पड़ेंगी जहाँ पे स्थापत्य कला है प्रेजेंट में, और बताना पड़ेगा कि शाहजहाँ स्थापत्य कला को लेकर आए थे भारत में, और इनकी जितनी भी बिल्डिंगें बनवाई गई हैं उसमें स्थापत्य कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो जो बच्चों में इंटरेस्ट जगेगा तब वो इस चीज़ के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरह आप बच्चों के जो ज्ञान है, ठीक है, उसे आप मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर ले जा सकते हैं या अनुभव से तर्क की ओर ले जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है अनुभव से युक्ति संगत की ओर। प्रारंभिक अवस्था में बालक अनुभव व निरीक्षण से ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह प्राप्त ज्ञान तर्क पर आधारित नहीं होता। बच्चों को ज्ञान तो होता है पर वह उस ज्ञान को तर्क का प्रयोग करके सिद्ध नहीं कर पाता। शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय इसी क्रम को आगे बढ़ाना है और उस ज्ञान को
युक्ति संगत बनाना है। जैसे मानो कि कोई बालक है, छोटा है, वो प्रतिदिन देखता है कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। उसे ये पता है कि गर्मी के बाद बरसात आती है, उसके बाद जाड़ा आता है, सर्दियों में कोहरा भी वह देखता है। परंतु उसे ये नहीं पता कि ये चीज़ होती क्यों है। मतलब उसे ज्ञान तो है इस चीज़ का कि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसे वो सिद्ध नहीं कर पाता कि वो क्यों होता है। तो टीचर को बस यही करना है कि वो उन चीज़ों को बताना ताकि वो अपनी चीज़ को सिद्ध कर सके। ठीक है, उसकी तर्क शक्ति का विकास हो सके, उसे समझाना है, उसकी तर्क शक्ति का विकास करना है टीचर को। ठीक है, तो यही था अनुभव से युक्ति संगत की ओर। अब देखिए एग्जाम में आपसे कैसे पूछ सकता है, आपको किसी भी सूत्र के बारे में लिखने को आ सकता है। ठीक है, या आपको हो सकता है कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाएं और पूछा जाए कि कौन सा सूत्र गलत है। ठीक है, जहाँ पे सरल से जटिल की ओर है वहाँ पे उल्टा लिख देगा जटिल से सरल की ओर, या अंश से पूर्ण की ओर, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, एक ना एक गलत होगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन आएंगे। तो आपको उनको क्रम से याद भी रखना है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक भी मैंने बनाई है जो मैं आपको बता देता हूँ, आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी कि आपको कैसे याद रखना है। तो ट्रिक है गुड मॉर्निंग बसपा करके आप याद रखिएगा। ठीक है, जीएम लिखा है उसे गुड मॉर्निंग कर लेना। ठीक है, बसपा लिखा है तो बस BSPA और सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब कि दो दो हैं। ठीक है, B से 2 है, S से 2 है, P से 2 है और A से 2 है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग की ट्रिक क्या होगा, G से हो जाएगा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, और M से हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क की ओर। ठीक है, तो ये गुड मॉर्निंग हो गया। अब आपका देख लेते हैं बसपा। तो बी से हो जाएगा आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और दूसरा हो जाएगा आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो बी से हो गया। अब एस से देख लेते हैं, एस से हो जाएगा आपका सरल से जटिल की ओर, दूसरा आपका एस से हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, एस हो गया। अब पी से देख लेते हैं आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इसे मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा आपका पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पी से हो गया। अब हम ए से देख लेते हैं, ए से हो जाएगा आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर, और दूसरा ए से हो जाएगा आपका अनुभव से युक्ति संगत की ओर। तो ये आपकी ट्रिक है, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। इससे आपको 10 को 10 जो सूत्र हैं ये सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बस ट्रिक याद रखिएगा और इन सूत्रों को 1-2 बार याद करिएगा, आपको याद हो जाएंगे। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इनके बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबको अच्छे से पढ़िएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपको वीडियो लेट मिली, लेकिन जल्दी वीडियो आपको सारी मिल जाएंगी। कोर्स आपका टाइम से कंप्लीट करा दिया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।